हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कुमार स्टडी 24 चैनल पर। हम लोग प्रश्नावली 1.2 के 1 से लेकर 4 तक हमने हल कर लिया था। आज हम लोग हल करेंगे प्रश्न संख्या 5, 6 और 7 को हल करेंगे। चलिए, हमने प्रश्न को लिख लिया है। चलिए तो हल करते हैं। क्या बोल रहा है प्रश्न? जांच कीजिए कि किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है? प्रकृत संख्या n के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे जो संख्या 0 पर समाप्त होती है, जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप में होती है। 2 गुना 5 के पावर n के रूप में होती है। ये हम लोग सभी लोग जानते हैं। हमने परिचय भाग 1 में भी बताया था, होती है। ठीक है। जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 के फैक्टर में होना चाहिए। चलिए 6n क्या बोल रहा है? 6n को हम क्या लिख सकते हैं? इसका फैक्टर तोड़ेंगे 6 का, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3 इस तरह से होता है। तो यहाँ देखिए 2 गुना 5 आना चाहिए, लेकिन 2 गुना 3 आ रहा है। तो जब तक 5 नहीं आएगा तब तक कोई भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं होती है। चलिए यहाँ समझते हैं पहले। इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे कि ये नहीं होता है। मान लीजिए कि 6 के पावर n है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3 के पावर n। इसको समझिए पहले। तो हम मान लीजिए कि ये प्राकृत संख्या है। 6 के पावर n क्या है? n प्राकृत संख्या, यहाँ पर लिखा हुआ है। किसी प्राकृत संख्या n के लिए, n क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। कि जितने भी गिनती वाली संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्या है। तो हम क्या ले सकते हैं? यहाँ पर मान लीजिए कि 6 के पावर 1 ले लेते हैं, n का मान 1 ले लेते हैं, तो क्या होगा? यहाँ पर 6 आएगा। मान लीजिए कि 2 ले लेते हैं, 2 लेंगे तो क्या होगा? 6 गुना 6 यानी कि 36। 6 के पावर 3 लेंगे तो क्या होगा? 216 होगा। इसी तरह 6 के पावर हम 4 लेते हैं तो क्या होगा? 1296 होगा। इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है। अब देखिए ये किस पर समाप्त हो रहा है? तो 6 पर समाप्त हो रहा है। जितना भी 6 के पावर जितने भी प्राकृत संख्या लेंगे वो अंतिम में 6 पर समाप्त होता है, 0 पर समाप्त नहीं होता है। तो इस तरह से नहीं होगा। मान लीजिए कि उदाहरण लेकर और समझते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि कोई संख्या जो 0 वाला है, यानी कि 10 लेते हैं, तो 10 का जब फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 गुना 5 होता है। ठीक है, 2 गुना 5 होता है, यानी कि 2 गुना 5 के रूप में आ रहा है। सॉरी, 2 गुना 5 के रूप में आ रहा है। देखिए यहाँ पर 0 है, 0 पर अगर कोई संख्या ले रहे हैं तो 2 गुना 5, यानी कि हमारा ये जो रूल है इसको फॉलो कर रहा है। यानी कि कोई भी संख्या लेकर देख लेते हैं, 20 लेकर चलिए देख लेते हैं, तो क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 5 इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि 2 × 5 के रूप में आ रहा है। ठीक है। जब 5 आएगा फैक्टर में तो हम समझ जाएंगे कि ये जो है 0 पर समाप्त होगा, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ में आया बात? कोई भी संख्या ले लेंगे, 100 भी लेंगे तो 2 × 5 के रूप में आना चाहिए। तो ये लिख देना है। और इसके बाद अब इस तरह से स्पष्ट हो जाता है कि 6 के पावर जो n है, जो भी प्राकृत संख्या है, वो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है।
अतः लिख देंगे यहाँ पर, अतः किसी भी मान n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। समझ में आ गया आप लोगों को? यही था, हम समझा दिए हैं, यहाँ से आप लोग स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये लिख लेना है और समझ लेना है। चलिए प्रश्न संख्या 6 को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिख चुके हैं, देखिए बोल रहा है व्याख्या कीजिए, ये वाला सवाल नंबर है, किताब में देख लीजिए। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये पूछ रहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो भाज्य संख्या क्या होता है, जो 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, वही भाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या का केवल गुणनखंड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जो 1 या स्वयं से भाग लग सके उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है। हम लोग भाग 1 में परिचय में हम बताए थे भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, इस सब के बारे में आप लोग जानते हैं। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर क्या संख्या दिया हुआ, हल यहाँ पर लिख लेंगे। और यहाँ पर संख्या दिया हुआ है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। ठीक है, ये संख्या हम लोग लिख लिए। 2 संख्या दिया गया है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, 13 इसमें भी है, यहाँ तक कितना दूर, और ये भी 13 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं 13 कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम 13 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा हमको, 7 गुना 11, तो यहाँ पर लिख देंगे 7 गुना 11। 13 तो यहाँ चल गया, 1 लिखें या ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, प्लस 13 नहीं, 13 तो ले लिए हैं, यहाँ पर 1 लिखेंगे। 13 कॉमन ले लिए हैं, उभयनिष्ठ ले लिए हैं, तो यहाँ पर 1 ही बचा ना। उसके बाद चलते हैं आगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 सते 77 हो जाएगा, प्लस 1। यहाँ पर चलिए 77 1 78, 78 हो गया। तो अब 78 को फैक्टर तोड़ेंगे। तो यहाँ पर 78 का अगर हम फैक्टर तोड़ते हैं तो क्या होता है, 2 से लगाएंगे, 2 3 6 2 9 18, फिर 3 से लगाएंगे, 3 से 1 13 बार में कट जाएगा। तो यह हमारा अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर आ गया। तो हम इस तरीक़ा से इसको लिख सकते हैं, 13 गुना 2 गुना 3 गुना 13। देखिए ये भाज्य संख्या क्या होती है, जिसका गुणनखंड 1 से ज़्यादा हो। तो देखिए कितना गुणनखंड, 1 के अलावा और भी गुणनखंड है, 13 है, 2 है, 3 है, 13। तो ये क्या हो गया, 1 से अधिक गुणनखंड होने पर वो क्या होता है, भाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी हैं, है ना, अन्य गुणनखंड भी हैं। इस तरीक़ा से हम लोग लिख लेंगे, भी हैं। दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, इसको भी लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे और क्या दिया हुआ है, 7 गुना
6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 प्लस 2 गुना 1 प्लस 5, इस तरीक़ा से दिया हुआ है। इतना बड़ा सा गुणनखंड है हमारे पास, अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। ये प्लस में नहीं है, गुना में, सब गुना में है। यहाँ +5 है और ये है। तो इसमें देख रहे हैं कि 5 इसमें भी है और इसमें भी 5 है, तो 5 इसमें भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो लिखेंगे, सबको लिख लेंगे। 5 तो कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर 6, 5 के जगह पर 1 बचेगा, गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इस तरीक़ा से। अब प्लस लिखेंगे, 5 तो यहाँ आ गया, तो यहाँ पर 1 बचा। चलिए आगे चलते हैं, इसको गुना कर लेते हैं। 7 42, यहाँ पर गुना करने पर देखिए, यहाँ तक अगर आप गुना कर लीजिएगा, गुना कीजिएगा तो 1008 आएगा। और यहाँ पर कितना है, +1 है, तो यहाँ +1 लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 5 गुना 1008 और 1 कितना होता है, 1009 होता है। तो यहाँ भी देखिए गुणनखंड 1 के अलावा 2 गुणनखंड और भी आ रहा है, तो ये जो है भाज्य संख्या है, तो यहाँ पर लिख देंगे यह भाज्य संख्या है, अतः लिख देंगे अतः यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 1 के अलावा अन्य गुणनखंड भी हैं, अन्य गुणनखंड भी हैं। अन्य गुणनखंड भी है। ये आपको समझ में आ गया कैसे? एकदम आसान था, कि आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब 7वां नंबर सवाल को भी हल कर लेते हैं आज। चलिए 7वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए, प्रश्न पढ़िए। ये वाला प्रश्न थोड़ा लंबा था इसलिए नहीं लिखे हुए हैं। देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यानी कि सोनिया को 18 मिनट लग जाता है, यानी कि ज़्यादा समय लगता है एक चक्कर लगाने में, और जबकि यहाँ पर देखिए रवि को 12 मिनट ही लगता है, यानी कि कम समय लगता है। तो इसका चाल ज़्यादा है, इसका चाल कम है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? पुनः फिर मिलना है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, वृत्ताकार पथ है, तो वृत्ताकार पथ है तो हम बना लेंगे वृत्ताकार पथ। बोल रहा है देखिए, यहाँ एक वृत्ताकार पथ है तो हम बना लेंगे एक वृत्ताकार पथ बना लेंगे, ठीक है। लगाना शुरू किया, एक ही दिशा में दोनों जा रहा है, ये भी और ये भी, दोनों एक ही दिशा में एक ही समय पर निकल रहे हैं। दोनों निकलेंगे तो एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। देखिए एक चक्कर लगाने में सोनिया कितना लेती है, 18 मिनट लेती है। और रवि कितना लेता है, 12 मिनट लेता है। आप फिर पुनः मिलेंगे, यहाँ एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लगता है। तो फिर बोल रहा है प्रश्न में, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कितने समय बाद फिर मिलेगा, तो कितना देर में। इसका हम एलसीएम अगर निकाल लेते हैं तो हमारे आंसर प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया? इस दोनों का एलसीएम हम निकालेंगे तो जो पुनः मिलेगा, कितना देर में मिलेगा, वो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसका हम 18 और 12 के एलसीएम निकाल लेंगे। पुनः लिख लेंगे यहाँ पर, पुनः
मिलने का समय, पुनः मिलने का समय एलसीएम होता है। ठीक है, एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम 18 12 का निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए निकाल लेते हैं। 18 का अगर फैक्टर तोड़ेंगे 2 गुना 3 गुना 3, इस तरह से फैक्टर हो गया। और 12 का तोड़ेंगे तो कितना फैक्टर होगा, 2 गुना 2 गुना 3, इस तरह से फैक्टर हो गया। तो यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है, देखिए इसमें कॉमन क्या है, 2 और 2, 2 को कॉमन है, इसमें 3 3 कॉमन है, और कोई कॉमन है नहीं है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर जो कॉमन रहता है उसको एक बार लिखेंगे, दोनों में 2 कॉमन है तो 2 को एक बार लिखेंगे, दोनों में 3 कॉमन है तो इसको भी एक बार लिखेंगे, और जो नहीं रहता है कॉमन इसको भी गुना में लिख लेते हैं। समझ में आया। और इसको गुना कर लेंगे, 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 18 दूनी 36, यानी कि 36 मिनट यह पुनः मिल जाएंगे। ठीक है, 36 मिनट में पुनः मिल जाएंगे। समझ में आया आप लोगों को, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।